सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हरियाणा विधानसभा का दूसरा दिन, सदन में वंदे मातरम पर गरमाया मुद्दा। सीएम सैनी ने कहा, वंदे मातरम भारत की आत्मा है, ये चर्चा बन सकती है भविष्य के लिए प्रेरणा। सदन में सीएम सैनी ने साधा विपक्ष का निशाना, कहा विपक्ष के नेता करते हैं वोट चोरी की बात, जबकि जनता ने कांग्रेस के क्रियाकलापों और नीतियों को नकारा। फरीदाबाद के एक होटल में महिला खिलाड़ी से दुष्कर्म का मामला, प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी भिवानी की रहने वाली खिलाड़ी। वारदात से खेल जगत और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। और कैथल के गांव जटेड़ी में बदमाशों का आतंक, बाइक पर जा रहे 2 लोगों को अज्ञात आरोपियों ने मारी गोली, एक की मौके पर मौत, दूसरे की गांव पाइप पहुंचने पर गई जान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हरियाणा विधानसभा के आपको बता दें, शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में हंगामा देखने को मिला। सदन में विधायकों ने सवाल उठाए, जिनका संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। मंत्रियों ने विस्तार से जवाब देते हुए विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी दी। हरियाणा विधानसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने की। इस दौरान उन्होंने इसे राष्ट्रवाद का प्रतीक और देश की आत्मा बताया। अरोड़ा ने कहा कि वंदे मातरम का स्मरण करने से नस नस में राष्ट्रवाद का जज्बा जागृत होता है, और साथ ही बताया कि बंगाल के बैंकिंग बाबू ने 1875 में ये गीत लिखा था, जिसे बाद में आनंद मठ में संकलित किया गया। काकोरी कांड में उनकी सक्रिय भूमिका रही। माननीय अध्यक्ष, तीनों क्रांतिकारियों ने देश के लिए फांसी के फंदे को गले लगाया। मैं इन क्रांतिकारी वीरों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आपने इसे वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इस चर्चा में जो भाग लेने का अवसर दिया है, और जिन हमारे माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए 12:20 से 12:35 तक जो भी घटा है, हरियाणा प्रदेश के जन जन ने उसको देखा है, सुना। वह कोई साधारण संवाद नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया, और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी भावपूर्ण ढंग से कहा कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी विपक्ष के नेता का इस प्रकार स्वागत हुआ हो। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में हमसे यह भी अपेक्षा की थी, माननीय अध्यक्ष जी, जब हुड्डा साहब ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाएंगे नहीं। हुड्डा साहब को हमने कहा कि हम नहीं ऐसा, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें किसी की आवाज दबाने का कोई सवाल नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह सही भी था माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह स्वस्थ लोकतंत्र की ही निशानी है। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब
आपके और हमारे बीच में जो भावपूर्ण संवाद से हरियाणा की जनता के मन में इस महान सदन के रचनात्मक भविष्य को लेकर के एक बड़ा सुखद संदेश गया था। जनता को लगा कि हम सब पूरे मन के साथ उनके हितों से मिलकर के काम करेंगे, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस इस बात का है कि 2 घंटे भी नहीं बीते, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसको पढ़ा भी। पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है, मैंने अनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं, देखिए, या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। माननीय अध्यक्ष, आप बात बताओ। माननीय अध्यक्ष, मुझे तस्वीरी बातें करना एक शेर याद आ रहा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है। लाओ तो कतलनामा मेरा, लाओ तो कतलनामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है, सरे मजहब लगी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो सिर्फ वोट चोरी की बात करते हैं, जबकि जनता ने कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक बीबी बत्रा द्वारा बीपीएल कार्डों की संख्या के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं पिछले सत्र के दौरान इसी सदन में विस्तृत जवाब दिया था। पिछली बार पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया था और मैंने बताया था कि इनके समय के अंदर तो क्या हालात थे, गरीब व्यक्ति को सामान भी नहीं मिलता था। जो गरीब व्यक्ति था वो तो देखते रहता था और जो और लोग थे उनको मिल जाता था। हमने सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी आकर के कहा कि जो भी अपने आप ये कहे कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, अपना फार्म भर के दे दे। और हमने इसके अंदर इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आए, हमने 1,80,000 रुपए कर दी। मैंने पूरी डिटेल में बताया था माननीय अध्यक्ष जी, और उसके काम से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया, वो कार्ड बढ़ गया। और मेरी स्टेटमेंट भी है माननीय अध्यक्ष जी, उस टाइम तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, चुनाव भी बाद में आचार संहिता लगी, मैंने स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस के ऊपर दिया माननीय अध्यक्ष जी, यही दिया। मैंने ये कहा कि हम इस चुनाव के बाद उसको वेरीफाई हमारा अधिकारी करेगा, और अगर अधिकारी वेरीफाई करेगा तो गलत होगा तो जाएगा। स्पष्ट रूप से कहा, स्टेटमेंट की बात कहां से आएगी। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा है और हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाया गया उनका अविश्वास प्रस्ताव धड़ाम से गिर जाएगा। मनरेगा योजना के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किए गए प्रदर्शन पर विज ने कहा कि कांग्रेस को राम जी का नाम ही हमेशा से चुभता रहा है और विज ने साफ कहा है कि राम मंदिर बनने के बाद भी कांग्रेस को तकलीफ है। अब मंदिर में श्रद्धालु जाने लगे हैं तो फिर तकलीफ है, उनकी इस चुभन की जड़ राम जी से ही है। तो विज ने ये साफ कहा कि कांग्रेस के पास केवल प्रदर्शन और बयानबाजी के अलावा कोई ठोस काम नहीं बचा है और आगामी समय में भी इनका यही रवैया जारी रहेगा। सारी सरकारों से हार चुके हैं
कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम इनको देने पड़ते हैं। नाम बदलने में तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ है कि जो राम जी का नाम जुड़ गया, इनको जो नाम बदलकर उसमें राम जी का नाम जुड़ गया, तो राम जी से तो इनको बहुत तकलीफ है, पहले दिन से तकलीफ है। पृथ्वीराज चौहान गद्दार है देश का, हमारे जांबाज सैनिकों की तौहीन करने का उसको कोई अधिकार नहीं है, और उसके ऊपर केस चलना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस की बात है। और कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन में धड़ाम गिर जाएगा। फरीदाबाद के एक होटल में 23 वर्ष की महिला शूटर के साथ गंभीर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। महिला शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने फरीदाबाद आई थी और अपनी सहेली के साथ होटल में रुकी थी, और पुलिस के अनुसार सहेली का एक जानकार और उसका दोस्त भी होटल आए, जिसके बाद रात में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिसंबर को हमने एक एफआईआर दर्ज की है। इसमें पीड़िता का आरोप है कि उसकी सहेली जो एक शूटिंग प्लेयर है, उसने उसको सराय एरिया में होटल में रुकने के दौरान जो है नशीला पदार्थ पिलाया, और उसके बाद सहेली के एक मित्र ने अपने दोस्त को उनके साथ रुकने के लिए फोर्स किया, और उस दोस्त ने जो है उसके साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया। एफआईआर दर्ज करके तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जुडिशियल कस्टडी में दी गई है। दुष्कर्म सहेली के मित्र के दोस्त ने किया है, एक ही आरोपी ने दुष्कर्म किया है। अन्य एक का आरोप है कि भाई वो षड्यंत्र में शामिल थे। क्या लगता है भाई इस मामले में? फरीदाबाद के मथुरा रोड हाईवे पर एक नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने बल्लभगढ़ से ओल्ड, आपको बताते चले फरीदाबाद, एक तांडव मचाया। बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो ने कई वाहनों को टक्कर मारी, जिसमें एक महिंद्रा थार, मर्सिडीज कार और कई अन्य वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। तो हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। उसके बाद ऐसे एक एक्सीडेंट हो गया जिस स्कॉर्पियो ने 2-3 व्हीकलों को टक्कर मारी। अच्छा, अब यह मौका पर आए हैं तो यहाँ पता चला है जो गाड़ियाँ और भी गाड़ियाँ हैं, थार है और मर्सिडीज है। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करता हुआ बल्लभगढ़ की तरफ से आ रहा था, और इसने पहले पीछे भी कहीं कोई एक्सीडेंट किया है, और इन्होंने पहले हमारी पीछे से हमारी गाड़ियों में हिट किया, जिस कारण हमारी गाड़ी असंतुलित होकर इन डिवाइडरों से टकरा गई। काफी नुकसान हो गया और कई लोगों को चोटें भी आई। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बरला में नवनिर्मित स्वर्गीय सूबे सिंह खेल स्टेडियम का उद्घाटन हरियाणा ओलंपिक संघ अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर मीनू बेनीवाल ने किया। उन्होंने 10 लाख की राशि देने और गांव के तालाब को नौकायान के लिए तैयार करने की घोषणा की। उद्घाटन कार्यक्रम में कबड्डी मुकाबलों में सीबीएलयू ने एनडीयू को हराया और विजेता टीमों को सम्मानित किया। हरियाणा का एक पहला हमने शुरुआत की है, क्योंकि सरकार अपने काम करती है, इंस्टीट्यूशन अपने काम करते हैं, लेकिन हम जो समाज के जो लोग हैं, जो दानवीर लोग हैं, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर चलें, क्योंकि इसमें अकेला जब सरकारें काम करती हैं और लोगों की भागीदारी नहीं होती है तो उस तरह से चीजें ठीक से हो नहीं पाती हैं। जैसे अभी मैं दिघावा होके आया हूँ, वहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम है, लेकिन वो पंचायत ने दिया, सरकार ने बना दिया। तो बरला में निर्मित स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। ओलंपिक संघ अध्यक्ष ने ये लोकार्पण किया। तो खिलाड़ियों को एक नई सुविधा यहां पे दी जा रही है। 10 लाख और नौगाथान यहां पे सम्मानित भी खिलाड़ियों को किया गया है। तो नौकायान तालाब की घोषणा भी यहां पे की गई है। तो इस स्टेडियम का लंबे वक्त से इंतजार था, आज इसका उद्घाटन किया गया। ओलंपिक संघ अध्यक्ष ने इसका उद्घाटन किया। रामजस पब्लिक स्कूल आनंद पर्वत के आयोजित वार्षिक दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह स्वर्णिम भारत भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह के दौरान डॉक्टर राकेश गुप्ता ने विद्यालय की पुस्तक का विधिवत विमोचन भी किया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव। आज का दिन हमारी यादों में सदा महकता रहेगा, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। सर, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमें शुभाशीष देते हुए अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत करें। सारी उम्र आंखों में वो सपना याद रहा, सदियां बीत गई पर ये लम्हा याद रहा। सर। विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते
मेरे परम मित्र अतुल जी, कैलाश जी, सारिका जी, उपस्थित मैनेजमेंट के सभी सदस्य, टीचर्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर आकर के और मैं अतुल जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कराया, मैं देख रहा था 100% वाले मार्क्स के बच्चे भी थे, 95, 96, 97 वाले तो थे ही। मेरे तो 12th में 67% मार्क्स आए थे, लेकिन मैं अपने स्कूल में टॉपर था। अभी भी मैं कई बार जाता हूं स्कूल में तो 1981 टॉपर राकेश गुप्ता वहां लिखा हुआ है, लेकिन 67% मार्क्स थे। मुझे लग रहा था कि आजकल 95, 96, 100% आना भी बहुत अच्छी बात है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एकेडमिकली हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी अतुल जी से बात हो रही थी, बाहर एग्जीबिशन भी मैं देख रहा था। बहुत अच्छा स्कूल आपका, बहुत एकेडमिकली भी और बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। टीचर्स के लिए कहते हैं कि टीचर इज ए कैंडल दैट लाइट्स इटसेल्फ टू बर्न द अदर्स। स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाशित करती है, आलोकित करती है, उन्हें रास्ता दिखाती है। वास्तव में टीचर्स ही देश के भविष्य के निर्माता हैं और उनके हाथों में ही देश का भविष्य सुरक्षित है। जो आप स्वयं जलकर, स्वयं मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें केवल एकेडमिकली ही नहीं, बुकिश नॉलेज ही नहीं, उनको अच्छे संस्कार, उनको अच्छे अनुशासन, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में कैसे रहना है, क्या हमारा समर्पण भाव होना चाहिए, क्या हमारा उत्तरदायित्व बनता है, उस सबकी भी आप शिक्षा उनको देते हैं। उसी से वास्तव में राष्ट्र का निर्माण होना है। पेरेंट्स यहां पर हैं सभी, कहते मां की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। बच्चा सबसे पहले संस्कार वहीं से लेता है, उसके बाद स्कूल में जाता है। उन्हें अच्छे संस्कार देना हर माता पिता की जिम्मेवारी है। लेकिन आज एक विशेष बात मैं और बड़ी जिम्मेवारी के साथ में आपको जरूर कहना चाहूंगा और अपने अनुभव के आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं। यदि आपके बच्चे के मार्क्स किसी वजह से कम भी आते हैं तो ये जजमेंट करना बिल्कुल गलत होगा कि वो लाइफ में भी फेल हो जाएगा। बच्चे के मार्क्स स्कूल के या कॉलेज के एकेडमिकली किसी भी युवा की प्रैक्टिकल लाइफ से कोई संबंध नहीं रखते। बहुत से ऐसे, बल्कि अधिकांश ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे कि स्कूल कॉलेज में नंबर कम आए लेकिन बच्चे ने बहुत प्रोग्रेस की है। एक अच्छा सफल बिजनेसमैन हो सकता है, एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल हो सकता है। इसलिए अगर कभी भी आपके बच्चे के नंबर कम आए तो बिल्कुल किसी तरह से आपको बच्चे को हतोत्साहित करने की या स्वयं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे बच्चे के मार्क्स कम आ गए। लाइफ में और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसकी सफलता के लिए जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन्हें अच्छा स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा बना सकते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स में एक्टिव कर सकते हैं, उनकी जनरल नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। जो कुछ हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री या साइंस की जो चीजें हम अप टू 12th क्लास पढ़ते हैं, मुझे लगता है 80-90% तो जीवन में काम आती ही नहीं है। जीवन में जो काम आता है, एक अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, अच्छी, हमारे पास में मुझे ध्यान है जब हम बच्चे थे तो हमारे पिताजी हमें पहाड़े याद कराते थे। आज भी अगर कोई कैलकुलेशन करनी हो तो मन ही मन में सेकंड्स में हो जाती है। और अगर आप मैंने तो अतुल जी देखा है, अच्छे एमबीए के बच्चे के जब मैं इंटरव्यू लेता हूं ना और मैं उससे पूछूं कि 200 का 10% कितना होता है, उसको कैलकुलेटर चाहिए 200 का 10% निकालने के लिए भी। तो हम जो बच्चों को एकेडमिकली बुकिश नॉलेज दे देते हैं वो प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत कम आते। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए और बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें स्ट्रीट स्मार्ट बनाएं, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें काम में आनी है उसके बारे में उन्हें बताएं। पेरेंट्स की एक और जिम्मेवारी बनती है जो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। बच्चों को स्कूल की किताबें पढ़ाने के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार मिल सकें,
इसके लिए अच्छी पुस्तकें दीजिए। मुझे याद है हम बचपन में पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं और इस तरह की पुस्तकें हमारे घर में आती थी, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो हम लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते थे, जिसके कारण से हमारी मानसिकता उस तरह की बनती है कि हमें समाज में, राष्ट्र में किस प्रकार का बिहेव करना है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पर्यावरण के लिए हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है। ये सब चीजें हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से स्वयं भी सीखते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। ये भी हमारा एक उत्तरदायित्व बन जाता है। बाकी बच्चे बहुत अच्छे, आपके बड़े, मैं देख रहा था कि कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छे तैयारी से आए हुए हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन अभी देंगे, और बहुत अच्छे ढंग से आपका स्कूल चल रहा है। अतुल जी से बात हो रही थी, 7th पे कमीशन के बाद में कई तरह की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं, और लेकिन उसके बाद भी आप सफलतापूर्वक इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यदि मैं कहीं भी आपके किसी काम आ सकूं, किसी भी तरह से कहीं मददगार हो सकूं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आपने मुझे यहां बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।